नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं शुभि मिश्रा, आपके साथ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और पहली बड़ी खबर शेखपुरा से आपको बताएंगे, जहां 3 गोली लगने से घायल शिक्षक पिंटू रजक की मौत हो गई है। सदर अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। हत्याकांड में अब नया खुलासा ये सामने आ रहा है कि स्कूल के प्रभारी बनाए जाने को लेकर विवाद चल रहा था और सीनियर शिक्षक होने के कारण प्रभार को लेकर विभाग में जांच चल रही थी और ये मामला 20 सूत्री बैठक में उठा था। शिक्षक पिंटू रजक के कई पुराने मामले की जांच भी की जा रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर शेखपुरा से, जहां गोली लगने से घायल शिक्षक की मौत की खबर सामने आ रही है। हुआ था बहुत पहले हुआ था विवाद, मतलब दुश्मनी कर दिया था कि इसका नौकरी खत्म कर देंगे। गलत वीडियो बना दिया था मोबाइल एडिट करके, इससे दुश्मनी से इसका नौकरी छूट जाएगा। बाबा लोग जो था तो फिर कुछ दिन सस्पेंड हो गए, सस्पेंड में रहे तो फिर दूसरा जगह उसको मदद हुआ। इनसे हम लोग बात कर रहे हैं, पर इन्होंने किसी का नाम नहीं दिया है। लगता है पर्सनल दृष्टिया कि आपसी रंजिश का मैटर है। हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं, जो भी दोषी हैं जल्द ही गिरफ्तार होंगे, उन पे सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। अभी इस तरह की कोई सूचना नहीं है। परिजनों से हम लोगों ने बातचीत किया, पर उन्होंने भी किसी पे अभी इनका पहले वीडियो भी वायरल हुआ था। तो शिक्षक हत्याकांड में यह नया मोड़ सामने आया है। शेखपुरा से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। स्कूल के प्रभारी बनाने को लेकर विवाद चल रहा था और कई और एंगल से भी पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। ये क्या पूरा मामला है, किस वजह से उनकी हत्या हुई, गोली क्यों दागी गई और कैसे शिक्षक की जान गई, इसको लेकर पूरी तफ्तीश पुलिस की तरफ से की जा रही है। शिक्षक हत्याकांड में ये नया मोड़, इस वक्त की बड़ी खबर शेखपुरा से आपको बता रहे हैं। स्कूल के प्रभारी बनाने को लेकर पहले से ही विवाद चला आ रहा था और ये विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। गोलीबारी की घटना हुई, शिक्षक की दर्दनाक मौत हुई। फिलहाल इस पूरे मामले की सघनता से जांच पड़ताल की जा रही है कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। बताया जा रहा है कि कुछ और एंगल्स भी हो सकते हैं और भी कोई वजह हो सकती है जिसकी वजह से उनकी जान ली गई हो। इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ न्यूज़ 18 संवाददाता शेखपुरा से अजीत कुमार सिन्हा हमारे साथ फोन लाइन पर है। अजीत, क्या कुछ जानकारी है, किस वजह से शिक्षक की मौत हुई? जी, शिक्षक की जो हत्या हुई है, 2 बिंदुओं पर इसकी जांच चल रही है। अभी पहला बिंदु यह है कि एक पिछले वर्ष एक महिला के साथ आपत्तिजनक जो वीडियो वायरल हुआ, उस बिंदु की जांच हो रही है। दूसरी बिंदु यह है कि जो प्रभार रहने के सवाल पर भी विवाद था, क्योंकि ये जो मृतक हैं वो सीनियर टीचर रहे हैं और जूनियर शिक्षिका को वहाँ हेडमास्टर बना दिया गया। इसके कारण 20 सूत्री में भी सवाल उठाया गया था। इन 2 बिंदुओं पर पुलिस अभी जाँच कर रही है। जाँच के बाद ही पता चल पाएगा कि ये हत्या कारण क्या है। जी वाकई अजीब देखने वाली बात होगी कि अलग अलग एंगल से जब पुलिस जांच पड़ताल करती है तो क्या वजहें निकलकर सामने आती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और छपरा में बेखौफ अपराधियों ने एक और हत्या की घटना को अंजाम दिया है। अज्ञात अपराधियों ने कोचिंग संचालक और निजी स्कूल के शिक्षक की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना डोरीगंज थाना क्षेत्र के गोपालपुर गांव की है, जब बच्चे सुबह ट्यूशन पढ़ने आए और तब जाकर इस पूरे मामले का खुलासा हुआ। फॉरेंसिक टीम की मदद से पुलिस सभी सबूतों को जुटाने और अपराधियों की पहचान करने में जुटी हुई है। एसपी ने यह भरोसा दिया है कि अपराधियों को जल्द ही गिरफ्त में ले लिया जाएगा। घटना से सुबह बच्चा सब पढ़ने आया, तब हम लोग सोए थे, उठे, पता चला कि डेथ हो गया है। गोली चली गई खिड़की तोड़कर। खिड़की से घर में सोए हुए थे? हाँ, सोए हुए थे। कुंडा टूटा हुआ है खिड़की का। कौन मार सकता है कुछ आप लोगों को? हम लोग तो वैसे कुछ पता नहीं है कौन मार सकता है। बच्चों सबको पढ़ाता लिखाता था, ट्यूशन था, कोचिंग स्कूल, प्राइवेट स्कूल पढ़ाता था। और पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कल दिल्ली के एम्स में 92 साल की उम्र में अंतिम सांस ली, जिसके बाद से उनके आवास पर श्रद्धांजलि देने वाले लोगों का तांता लगा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी उनके आवास पर जाकर श्रद्धा सुमन अर्पित किया।
तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मनमोहन सिंह के आवास की ये तस्वीरें हैं जब प्रधानमंत्री सुबह सुबह उनके घर पर पहुंचे थे और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की थी। अमित शाह गृह मंत्री की तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे। जेपी नड्डा ने भी उन्हें पहुंचकर श्रद्धांजलि दी। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह को हर कोई अपने अंदाज में अलविदा कह रहा है और उन्हें याद भी किया जा रहा है। शोकाकुल परिवार को शोक सांत्वना देने के लिए वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे, अमित शाह पहुंचे थे और कांग्रेस के तमाम बड़े और दिग्गज चेहरे भी आपको नजर आएंगे। लेकिन उससे पहले ये 3 अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, अमित शाह की और जेपी नड्डा की, जो श्रद्धा के सुमन अर्पित करने के लिए वहां पहुंचे थे। और ये देखिए अलग अलग तस्वीरें मनमोहन सिंह की जब नरेंद्र मोदी के साथ वो बैठकर गुफ्तगू कर रहे हैं, वो तस्वीरें हैं। अटल बिहारी वाजपेयी के साथ उनकी तस्वीरें हैं। एपीजे अब्दुल कलाम के साथ भी उनकी तस्वीर, बराक ओबामा और इसके अलावा प्रणब मुखर्जी के साथ तस्वीर, व्लादिमीर पुतिन के साथ, जैक शिराक के साथ और नवाज शरीफ के साथ भी आपको उठते बैठते नजर आ रहे होंगे मनमोहन सिंह। और पीएम मोदी ने मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की है। देश के विकास में उनके योगदान को याद किया जाएगा। उनका जीवन ईमानदारी का प्रतिबिंब था। उन्होंने वित्तीय संकट से देश को बाहर निकाला, ये कहना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। उनका जाना एक राष्ट्र के रूप में भी हमारे लिए बहुत बड़ी क्षति है। विभाजन के उस दौर में बहुत कुछ खोकर भारत आना और यहां जीवन के हर क्षेत्र में उपलब्धियां हासिल करना, ये सामान्य बात नहीं है। अभावों और संघर्षों से ऊपर उठकर कैसे ऊंचाइयों को हासिल किया जा सकता है, उनका जीवन ये सीख भावी पीढ़ी को देता रहेगा। अनेक विषयों पर उनसे खुले मन से चर्चाएं होती थी। यहां दिल्ली आने के बाद भी मेरी उनसे समय समय पर बात होती थी, मुलाकात होती थी। मुझे उनसे हुई मुलाकातें, देश को लेकर हुई चर्चाएं हमेशा याद रहेगी। अभी जब उनका जन्मदिन था तब भी मैंने उनसे बात की थी। आज इस कठिन घड़ी में मैं उनके परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के घर पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ये तस्वीरें जब वो वहां पर श्रद्धा के सुमन अर्पित करने के लिए पहुंची हुई थी। मनमोहन सिंह की घर की ये तस्वीरें हैं। आज अहले सुबह से ही लोगों के आवागमन का तांता लगा हुआ है। एक एक करके तमाम सियासी गलियारों के दिग्गज वहां पर पहुंच रहे हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री हों या फिर राष्ट्रपति। हर किसी की तरफ से आज उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया जा रहा है। 92 साल की उम्र में उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। लंबे वक्त से वो बीमार चल रहे थे, इलाजरत थे और आखिरकार कल दिल्ली एम्स में इमरजेंसी में भर्ती कर उन्हें और मनमोहन सिंह के घर गांधी परिवार भी पहुंचा। सोनिया, राहुल और प्रियंका गांधी ने भी श्रद्धांजलि अर्पित की, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और आपको राहुल गांधी नजर आ रहे होंगे, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, हर कोई वहां पर मौजूद है। और आपको बता दें कि पूरे देश भर में 7 दिनों का राष्ट्रीय शोक घोषित कर दिया गया है। कल पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। उनकी एक बेटी अमेरिका में रहती है जिनका इंतजार हो रहा है, लेकिन उससे पहले तमाम सियासी दिग्गज, कांग्रेस के तमाम बड़े नेता आपको नजर आ रहे होंगे जो इस वक्त श्रद्धा के सुमन अर्पित करने के लिए उनके आवास पर पहुंचे हुए हैं। मनमोहन सिंह का ये आवास है, उनका घर है, जहां पर राहुल गांधी आप देख पा रहे होंगे हाथ जोड़कर सभी का अभिवादन किया और साथ ही साथ श्रद्धा के सुमन अर्पित किए। और मनमोहन सिंह के निधन पर सीएम नीतीश कुमार ने भी दुख जताया है। एक्स पर सीएम नीतीश कुमार ने यह लिखा है कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के निधन से बहुत दुखद हूं। वो एक कुशल राजनेता एवं अर्थशास्त्री थे।
उनके नेतृत्व में भारत की अर्थव्यवस्था को एक नई दिशा मिली। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का निधन भारतीय राजनीति के लिए अपूर्णीय क्षति है। ईश्वर से दिवंगत आत्मा की चिर शांति के लिए प्रार्थना है। और पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर देश भर में शोक की लहर है। खासकर सियासी गलियारे में संवेदनाओं का दौर लगातार जारी है। हर कोई उनके व्यवहार, उनकी नीति और देश के विकास में उनके योगदान को आज याद कर रहा है। देश के प्रधानमंत्री रहे हैं और उनका जाना दुखद है। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिजनों को इस दुख की घड़ी में धैर्य प्रदान करें। मुझे बोलने में कोई गुरेज नहीं। मैं एक चीनी मिल के लिए गया और उन्होंने सीधे बैंक के एमडी को फोन कर दिया। तो इस तरह के व्यक्ति थे। और रिसेशन आया पूरे दुनिया में, भारत को उन्होंने बचा के रखा। फिर हम लोग जिस समय हाउस में थे, न्यूक्लियर डील पर किस तरह से राजनीति होने लगी, लेकिन वो अडिग रहे और भारत के हित में उसको उन्होंने करा के दम लिया। हमने एक अच्छा अभिभावक, तरीका हमदर्द खोया है और देश ने भी एक बेहतरीन नेता खोया है। मनमोहन सिंह जी के पास जब भी हम जाते थे कोई काम लेकर, वो मना नहीं करते थे। एक बार भागलपुर का बाईपास बनना था और वो जो मंत्री थे जोशी जी, वो उसमें देर कर रहे थे। मैं प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के पास गया, उन्होंने तुरंत इंस्ट्रक्शन दिया कि भागलपुर का बाईपास को तुरंत बनाइए। एक अच्छे अर्थशास्त्री थे और साथ साथ प्रधानमंत्री के रूप में भी उन्होंने अपने कर्तव्य का निर्वहन किया। हम सभी लोग मर्माहत हैं। वहीं आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद ने भी पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन पर गहरा शोक जताया है। लालू प्रसाद मनमोहन सरकार पार्ट 1 में रेलवे मंत्री भी रह चुके थे। काम करने का अवसर मिला है, लेकिन उनसे ज़्यादा शांत, उनसे ज़्यादा सिंसियर, उनसे ज़्यादा कम बोलने वाला और अपनी बात को चुप रह के कहने वाला वो अनूठा इंसान था। तो केसी त्यागी को आप सुन रहे थे। उन्होंने अपने शब्दों में ये बताया है कि मनमोहन सिंह कितने कुशल राजनेता थे और कम शब्दों में वो अपनी बहुत सारी बातों को रख जाते थे और एक बेहतरीन अर्थशास्त्री भी थे। तो और इसी बीच रुक करेंगे एक बड़ी खबर का। हुलास पांडे के 3 ठिकानों पर ईडी की रेड पड़ी है। एलजेपीआरवी के नेता हैं हुलास पांडे। पटना में 2 ठिकाने पर रेड पड़ी है। बेंगलुरु के एक ठिकाने पर रेड और चिराग पासवान के करीबी हैं हुलास पांडे, जिनके घर पर रेड पड़ी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हुलास पांडे के ठिकानों पर ईडी की रेड पड़ी है। और बता दें आपको कि एलजेपीआरवी के नेता हैं ये, जिनके घर पर रेड पड़ी है। पटना में 2 ठिकानों पर रेड पड़ी है। बेंगलुरु के एक ठिकाने पर रेड और चिराग पासवान के करीबी बताए जा रहे हैं हुलास पांडे। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हुलास पांडे के ठिकानों पर रेड पड़ी है। चिराग पासवान के करीबी हैं हुलास। बेंगलुरु के एक ठिकाने पर रेड पड़ी, चिराग पासवान के करीबी बताए जा रहे हैं हुलास पांडे। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एलजेपीआरवी के नेता हैं हुलास पांडे, जिनके अलग अलग ठिकानों पर ईडी की रेड पड़ी है। 3 ठिकानों पर ईडी की रेड पड़ी है, जिसमें से 2 ठिकाने राजधानी पटना में हैं, तो तीसरा ठिकाना बेंगलुरु में है। चिराग पासवान के करीबी बताए जा रहे हैं हुलास पांडे। और इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ न्यूज़ 18 संवाददाता अमित कुमार हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। अमित, क्या कुछ जानकारी है छापेमारी को लेकर? ये छापेमारी जो है, हुलास पांडे हैं, एलजेपीआर के नेता हैं और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के बेहद खास, बेहद करीबी हैं। इन्हीं के ठिकाने पे जो है वो रेड ईडी के द्वारा की गई है। 3 ठिकाने हैं, जिसमें से पटना में 2 ठिकाने, एक गोला रोड में है और दूसरा बोर्डिंग रोड में कहीं पे है, और तीसरा ठिकाना जो है वो बेंगलुरु में है। तीनों ठिकाने पे ईडी की अलग अलग टीम जो है वो पहुंची है। फिलहाल छापेमारी की कार्रवाई जो है वो जारी है और जो जानकारी मिली है ईडी के हमारे जो आधिकारिक सोर्स हैं उनसे ये जानकारी मिली है, उन्होंने इस बात की पुष्टि की है कि ये छापेमारी सुबह में ही शुरू हुई है और अभी ये छापेमारी देर तक चलेगी। फिलहाल जो छापेमारी की वजह है उसके बारे में ये बताया जा रहा है कि
आय से अधिक संपत्ति का मामला है और उसी मामले में ईडी ने केस दर्ज किया और उस पे जो है छापेमारी की कार्रवाई जो है वो आज की है। फिलहाल छापेमारी की कार्रवाई जो है वो जारी है और कितनी की का बात सामने आता है, कितने का आय से अधिक संपत्ति का बात आता है, ये छापेमारी की कार्रवाई के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हुल्लास पांडे जो है वो काफी दिनों से बिहार में राजनीति में सक्रिय हैं और केंद्रीय मंत्री जो है चिराग पासवान उनके बेहद खास, उनकी पार्टी की मजबूत स्तंभ है। तो उनके यहाँ ये छापेमारी होना कहीं न कहीं एक बड़ी खबर है। और फिलहाल हुल्लास पांडे जो है वो कहाँ है, वो क्या उस आवास पे है या कहीं और है, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है। वाकई हमें तो इंतजार करना होगा, जब ये छापेमारी खत्म होगी उसके बाद पूरी पुख्ता जानकारी मिल पाएगी कि आखिर ये छापेमारी क्यों की गई, क्या आय से अधिक संपत्ति से जुड़ा हुआ यह मामला है या कोई और बात है। इस पूरी खबर पर आप लगातार नजर बनाए रखें, हम फिर आपसे जुड़ेंगे और पूरी जानकारी लेंगे। और इसी बीच प्रगति यात्रा से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। प्रगति यात्रा का नया शेड्यूल जारी कर दिया गया है। 5 जनवरी को मुजफ्फरपुर में प्रगति यात्रा पहुंचेगी और 6 जनवरी को वैशाली में प्रगति यात्रा। मनमोहन सिंह के निधन की वजह से यात्रा को स्थगित कर दिया गया था। आपको बता दें कि आज मुजफ्फरपुर में सीएम नीतीश की प्रगति यात्रा को पहुंचना था, लेकिन इस प्रगति यात्रा को फिलहाल रोक दिया गया क्योंकि पूरे देश भर में राष्ट्रीय शोक की घोषणा कर दी गई है। 5 जनवरी को मुजफ्फरपुर में प्रगति यात्रा और 6 जनवरी को वैशाली में प्रगति यात्रा पहुंचेगी। और इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता शैलेंद्र कुमार हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। शैलेंद्र, क्या कुछ जानकारी है बिहार के सीएम नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा को लेकर, क्या अपडेट? डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन के बाद जो उनकी यात्रा होनी थी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मुजफ्फरपुर में और कल वैशाली में, उसे स्थगित कर दिया गया था और अब नए तारीखों का भी ऐलान कर दिया गया है। अब 5 तारीख को मुजफ्फरपुर जाएंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और 6 को वैशाली जाएंगे। यात्रा की तिथि तय हो गई है, नई यात्रा की तिथि कहा जा सकता है। हालांकि 4 तारीख को मुख्यमंत्री को सिवान और गोपालगंज के इलाके में भी उनकी यात्रा पहले से निर्धारित थी। उसमें भी देखना होगा कि दूसरे चरण का जो यात्रा मुख्यमंत्री का शुरू होने वाला था उसमें क्या कुछ बदलाव किया जाएगा, क्योंकि अब 5 और 6 तारीख को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुजफ्फरपुर और वैशाली में यात्रा में शामिल होंगे। आज और कल की यात्रा स्थगित कर दी गई थी प्रधानमंत्री के निधन के बाद, पूर्व प्रधानमंत्री के निधन के बाद। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो प्रगति यात्रा से जुड़ी ये नई अपडेट आपको दे रहे थे। 5 जनवरी को मुजफ्फरपुर जाएंगे सीएम नीतीश कुमार और उसके बाद 6 जनवरी को वैशाली में उनकी प्रगति यात्रा पहुंचेगी। और नए साल में अपराधियों ने लोगों को ठगने के लिए नए नए तरीके भी आजमाने शुरू कर दिए हैं। सोशल मीडिया और व्हाट्सएप के जरिए साइबर शातिर ठगी की घटना को अंजाम दे रहे हैं। कटिहार की साइबर थाना पुलिस इसी को लेकर एक विशेष जागरूकता अभियान चला रही है। पुलिस स्कैम कर लोगों को जागरूक कर रही है। पुलिस के अनुसार साइबर ठग बधाई संदेश के साथ एक लिंक को भेजते हैं, जिस पर क्लिक करते ही आपका मोबाइल हैक हो जाता है। आपके अकाउंट से खटाखट पैसे गायब हो जाते हैं। न्यूज 18 ये आपसे अपील करता है कि किसी भी अनजान लिंक पर कभी भी आप क्लिक ना करें और साइबर ठगों से सावधान रहें। जो बधाई संदेश है उस पर किसी तरह का रिस्पांस नहीं करना है, कोई क्लिक नहीं करना है। खास करके जो एपीके फाइल वगैरह रहेगा, या कई बार हम लोग देखते हैं कि देखिए आपके मित्र ने आपके लिए क्या बधाई संदेश भेजा, इस तरह का फाइल बन के आता है। तो जो अनजान नंबर से आएंगे उसको किसी तरह का ना तो फॉरवर्ड करना है ना इसको क्लिक करना है। अगर ऐसी गलती होगी तो निश्चित तौर पे आपका जो मोबाइल है वो हैक होगा और आपका जो अकाउंट से सारे पैसे चोरी कर ले जाएंगे। नए साल में आपको विश करने के नाम पर साइबर ठगी का नया जाल बुना है। कटिहार साइबर थाना पुलिस लगातार इसको लेकर लोगों को बीच जागरूकता का मुहिम चला रहे हैं। निश्चित तौर पर यह एक अनोखा तरीका है और इस तरीके के माध्यम से आपके मोबाइल पर अनजान नंबर से मैसेज भेजा जाता है और इस मैसेज को खोलते ही आपका जो सारा डिटेल है वो साइबर अपराधी तक पहुंच जाता है और इसके सारे आप ठगी का शिकार हो सकते हैं। इसीलिए ऐसे अनजान मैसेज को कभी रिप्लाई ना करें और इससे बचें, नहीं तो आपके साथ भी साइबर ठगी हो सकता है। सुब्रत, न्यूज 18 कटिहार। तो इस पूरी खबर को देखकर आप ये समझ रहे होंगे कि किस कदर साइबर अपराधियों की तरफ से लगातार साइबर अपराध की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है और इसीलिए न्यूज 18 आपसे बार बार यही अपील करता है कि आप इस तरह की घटनाओं से बचने के लिए अनजान लिंक्स पर क्लिक बिल्कुल भी ना
करें और सावधान रहें, सतर्क रहें ताकि आप इस तरह के फ्रॉड में ना फंसे। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहें न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।